हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 0.2 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं इसी में से। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास सोशल साइंस का जो बुक है हमारा राजनीतिक विज्ञान, इसका सेकेंड चैप्टर है संघवाद फेडरलिज्म। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। और अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो इस यही सब आएंगे जो आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए संघवाद किसे कहते हैं, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो देखिए संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और इसके इकाइयों के बीच में होता है। तो केंद्र और इकाइयों के बीच में, केंद्र या फिर राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। संघवाद में जो है दोहरी शासन व्यवस्था होती है, यानी केंद्र और उसकी इकाइयाँ दोनों मिलकर जो है देश का शासन चलाती है। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है दोस्तों। और 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है ये। इसके बाद देखिए संघीय शासन वाले देश कौन कौन से हैं, पूछा जा सकता है कि संघीय शासन वाले देश कौन कौन से हैं, 2 देशों के नाम लिखें। तो ये भी जो है 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये सब देश है संघीय शासन वाले कि संघवाद कौन कौन से देश में अपनाया गया है। इसके बाद देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में अपनाया गया है, ये सब देश हैं। तो ये भी जो है 2-2 एग्जाम्पल, या सारे याद कर सके तो सारे याद कर ले, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, या MCQ टाइप के क्वेश्चन में ये भी पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संघीय शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, यानी संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था, सबसे पहले देखिए संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, ये सब दिया हुआ है। शक्तियों का विभाजन होता है संघीय शासन व्यवस्था में। इसके बाद अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, यानी अधिकारों का भी बंटवारा होता है दोनों मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, फिर संविधान में संशोधन प्रक्रिया होती है, विशेष संशोधन प्रक्रिया, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, ये भी जो है संघवाद की विशेषता है। और फिर राजस्व के स्रोत, ठीक है, राजस्व के स्रोत, कर वसूलने के स्रोत भी अलग अलग होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ये तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं थी, ये सब हेडिंग के साथ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आप इसी को याद कर लें। इसके बाद देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए शक्तिशाली केंद्र होता है इसमें, जो है सबसे मतलब शक्तिशाली केंद्र को दिखाया जाता है, ठीक है। राज्यों के पास जो है शक्तियाँ बहुत कम होती है, केंद्र जो है शक्तिशाली होता है इसमें। इसके बाद अलिखित संविधान होता है, यानी संविधान जो है लिखित नहीं होता है, जैसे संघीय शासन व्यवस्था में लिखित होता है ना, एकात्मक में लिखित नहीं होता है। फिर साधारण संशोधन प्रक्रिया होता है, यानी आसानी से संशोधन किया जा सकता है। राजस्व के स्रोत भी काफ़ी अलग होते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में, संघवाद के बजाय, संघीय शासन व्यवस्था वाले देश के बजाय, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में, या तो दोनों अलग अलग भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई सा कि एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं या संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए अच्छा क्यों माना जाता है, व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी और बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये भी जो है पॉइंट में काफ़ी आसान तरीके से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं सभी क्वेश्चन के आंसर जो है पढ़ के नहीं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी आसान तरीके से लिख रखा है मैंने, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है 3 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन को जो है 3 तरह अलग अलग तरीके से इसमें दिखाया गया है और आंसर जो है एक ही है तीनों का, बस क्वेश्चन को अलग अलग करके लिखा हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और फिर बच्चे बोलते हैं कि मतलब बुक में से नहीं आया है, बाहर से क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों अथवा विकेंद्रीकरण में क्या परिवर्तन लाए गए। तो 1992 और 93 में जो है 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है स्थानीय शासन में काफ़ी परिवर्तन किए गए थे। तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, क्या सुधार किए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका भी आंसर जो है इसी में मिल जाएगा, दोनों इसका और इसका जो है दोनों का लगभग एक ही जैसा आंसर है, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1992 में संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो लगभग तीनों का जो है आंसर एक जैसा है और तीनों का आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिए
काफ़ी आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बने हुए हैं और दोनों के आंसर जो है एक जैसे हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध करें कि भारत में किस प्रकार से एक संघात्मक सरकार है। तो भारत में संघवाद है, भारत ने जो है संघीय शासन व्यवस्था अपनाया हुआ है, तो किस प्रकार है विशेषताएं बतानी है भारत की संघीय शासन व्यवस्था की। ठीक है, और इसमें भी वही कह रहा है कि भारत में संघात्मक सरकार के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों का आंसर एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अलग कर देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आंसर जो है वही होता है। तो आपको समझना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो भारत जो है एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत में जो है संघवाद को अपनाया गया है। तो देखिए संघवाद की क्या विशेषताएं हैं भारत में। दो स्तरीय शासन व्यवस्था है भारत में। केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आपको पता होगा केंद्र और राज्य जो है दोनों मिलकर क्या करते हैं, देश का शासन चलाते हैं। ठीक है ना, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य मिलकर देश का शासन चलाते हैं। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो है ही पता है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए शक्तियों का विभाजन है दोनों के बीच में। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, तो ये भी जो है संघवाद की विशेषता है एक। ओके, भारतीय संघवाद की विशेषता। इसके बाद देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, स्वतंत्र रूप से न्याय करने के लिए। ये भी जो है भारत की संघीय शासन व्यवस्था को दर्शा रहा है। संशोधन प्रक्रिया, भारत में जो है संशोधन प्रक्रिया भी जो है कुछ विषयों में जो है संशोधन प्रक्रिया करना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी कठोर तरीके से जो है संशोधन किया जाता है। ओके, तो ये भी जो है विशेषता बता रहा है भारत की संघवाद की। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई, स्वतंत्र रूप से चुनाव करने के लिए, जो कि भारत की जो है क्या है, संघवाद की विशेषता है। तो ये जो है हेडिंग मैंने लिख रखा है ताकि याद करने में आसानी हो, लेकिन आप जो है एग्ज़ाम में हेडिंग बस लिख कर मत आ जाना, उसके आगे 2-3 लाइन जरूर लिखना जरूरी है, 3-4 लाइन, इसीलिए मैंने आगे लिख रखा है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे वाले लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए भारत का जो है लिखित संविधान है। भारत का है ना संविधान एक दस्तावेज के रूप में है। तो ये सब जो है भारत के जो है संघवाद के फीचर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आ भी सकता है 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में। ठीक है, इसके बाद देखिए गठबंधन सरकार की व्याख्या कीजिए। 1-2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अभी प्री बोर्ड में भी पूछा गया था और बहुत बार जो है ये पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो गठबंधन सरकार क्या होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी आसान तरीके में दिया हुआ है, ये भी याद कर ले। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी याद करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी अभी प्री बोर्ड में आया था और ये भी बार बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1960 के दशक में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की मांग को सरकार ने किस प्रकार सुलझाया। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, छोटा सा है, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो सूची है, संघ सूची हो गया, ठीक है, फिर राज्य सूची हो गया, उसके बाद समवर्ती सूची हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो है मतलब इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में, और ये वैसे भी पूछा जा सकता है कि संघ सूची के 2 विषयों का उल्लेख करें या 2 विषय के नाम लिखें, या फिर राज्य सूची के 2 विषय कौन से हैं, समवर्ती सूची के 2 विषय कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पूछे जा सकते हैं। ओके, या तो ये भी पूछा जा सकता है संघ सूची पर जो है कौन कानून बना सकता है, राज्य सूची पर किसका अधिकार होता है, ये सब पूछा जा सकता है। या फिर संघ सूची से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, या फिर भारत में जो है कितनी सूचियाँ शक्तियों का बंटवारा जो है किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, कितनी सूचियों में किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 सूची दिया हुआ है, तीनों को अच्छे से याद कर लें और इनके जो विषय कौन कौन से हैं ये भी 5-5, 4-4, 5-5 याद कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक अपशिष्ट सूची होता है जिसमें साइबर क्राइम से संबंधित, कंप्यूटर इन सब से संबंधित जो है विषय आते हैं, तो उसको भी थोड़ा याद रखें। और उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र का होता है। ठीक है दोस्तों, अपशिष्ट विषय पर जो चौथा विषय है। ठीक है, तो ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप अच्छे से याद कर लें, आपके काफ़ी काम आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सब में से आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन सबको आप नोट भी कर सकते हैं, इन सबको आप याद भी कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके से लिख कर लाया था आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, और हेडिंग के साथ लाया था, पॉइंट में अच्छे तरीके से लाया था आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप, ये सब जो है मिलते रहें आपको। ठीक है दोस्तों।